अनुपमा आज भी उसी तेज और निडर रूप में नजर आती है जो हर अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करती है। जैसे ही गौतम सामने आता है अनुपमा का गुस्सा फूट जाता है। वह बिना डरे कहती है कि पिछली बार तो केवल डंडे से मारा था न, लेकिन इस बार गटर में फेंक दूंगी। गौतम ताना मारते हुए कहता है कि माँ का काम घर के बच्चों को पालना होता है, लड़ना नहीं। लेकिन अनुपमा एक झटके में जवाब देती है कि अगर ऐसा होता तो माँ दुर्गा शेर की सवारी नहीं करती। उसका रुख सख्त होता जा रहा है और वह साफ कर देती है कि यदि गौतम ने अंश और प्रार्थना की शादी के बाद भी परेशान करने की कोशिश की तो वह मुंबई से लौटकर उसका इलाज कर देगी। गौतम बदलने की भावना से कहता है कि अगर तुमने मेरा घर तोड़ा है तो मैं भी तुम्हारे पोते का घर नहीं बसने दूंगा। अनुपमा पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि प्रार्थना पर जुल्म करने वाले तुम हो तो घर टूटने का क्रेडिट मुझे क्यों? अपने कर्मों का फल खुद भुगतो। उसकी आंखों में वो तेज था जो हर माँ में तब आता है जब उसके बच्चों को तकलीफ़ देने की कोशिश करता है। उसी समय दूसरी और ईशानी और पूरी वीडियो कॉल पर बातें कर रही होती हैं। ईशानी पूछती है कि माही और राही तो घर नहीं आती, लेकिन तुम तो आती रहती हो, फिर क्यों शादी में क्यों नहीं आ रही? राही भी ये बातचीत चुपचाप सुन रही होती है। ईशानी को शक होता है कि कहीं ये सब मिलकर कोई सरप्राइज़ तो प्लान नहीं कर रही हैं। परी ख्याति की बातें याद करके कुछ कह नहीं पाती तभी ख्याति गुस्से में आकर फ़ोन छीन लेती है और कहती है कि क्या तुम दोनों को बात समझ नहीं आती? वह गुस्से में चीज़ें तोड़ने लगती है और यहाँ तक कि प्रार्थना के लिए बनाई गई ड्रेस भी फेंक देती है। तभी पराग उसे पकड़कर शांत करता है। ख्याति चौंक जाती है और तभी प्रेम भी आ जाते हैं। ख्याति अपनी जिद पर अड़ी रहती है कि अगर कोई भी प्रार्थना की शादी में गया तो यह उनकी बेइज्जती होगी, लेकिन पराग उनकी आंखों में आंखें डालकर कहता है कि प्रार्थना ने तो हमेशा अपनी माँ का दर्जा दिया है, तो फिर आपको सिर्फ मरा हुआ बेटा क्यों दिखाई देता है, जिंदा बेटी क्यों नहीं? यह सवाल ख्याति को झकझोर देता है और वह कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। पराग का सवाल सीधे उसके सीने में उतरता है और वह समझ नहीं पाता कि क्या जवाब दे। इसी बीच दूसरी तरफ अनुपमा का सामना करने से गौतम होता है तो अब भी धमकी दे रहा होता है कि वह अंश और प्रार्थना को नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ेगा। अनुपमा फिर से कहती है कि अगर प्रार्थना चाहती तो वह घरेलू हिंसा का केस करके उसे जेल भेज सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए गौतम को उसके इस एहसान का कर्ज मानकर अपनी ज़िंदगी सुधारनी चाहिए। अनुपमा उसे स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है कि अब उसे कोई नहीं बचा पाएगा। गौतम कहता है कि वह अपने बच्चे पर अपना हक नहीं छोड़ेगा और उसे भी बर्बाद करना आता है। अनुपमा गुस्से में चप्पल उठाकर उसे धमकाती है कि अगर जरूरत पड़ी तो उसकी चमड़ी उधेड़ देगी। गौतम डर कर वहां से भाग जाता है। बाद में बाबूजी आते हैं तो अनुपमा उन्हें ये सब कुछ बताती है। वह कहती है उन्हें ताकत मिलेगी। अनुपमा उन्हें समझाती है कि अब वह नहीं रहेगी और जाते जाते मिस्टर कोठारी से बात ज़रूर करेगी। ये बात सुनकर बाबूजी भी गंभीर हो जाते हैं और एक गहरी चिंता उनके चेहरे पर साफ नज़र आती है। इस बीच प्रेम ख्याति से सवाल करता है कि वह इतनी कठोर क्यों हो गई है। ख्याति कहती है कि उसके पुराने जख्मों ने उसे ऐसा बना दिया है। वह कहती है कि उसने प्रार्थना को अपनी सगी बेटी से भी बढ़कर प्यार दिया, लेकिन जब वो वक्त आया
है तो और प्रार्थना ने अपनी माँ से कुछ न कहकर अनुपमा को सब बताया। ख्याति का दर्द छलकता है जब वह कहती है कि प्रार्थना ने अपना दुख उस औरत से साझा किया जिसने उससे उसके बच्चे छीन लिए। वह कहती है कि वह अपनी बात से ज़्यादा अनुपमा को क्यों मानती है। यह सोचकर उसका दिल टूट जाता है। ख्याति कहती है कि प्रार्थना उस आदमी के घर गई जिसके बेटे की जान ली। उसने कभी भी ये नहीं सोचा कि माँ को इतना दुख हुआ होगा। उसे लगता है कि सबको उसका गुस्सा दिखता है लेकिन उसका दर्द किसी को नहीं दिखता। प्रेम तब कहता है कि जब प्रार्थना ने पहली बार गौतम के खिलाफ आवाज़ उठाई थी तब ख्याति ने उसका साथ नहीं दिया, और अब जब उसका तलाक हो गया तब भी ख्याति गौतम से कोई सवाल नहीं कर रही। प्रेम का कहना है कि गुस्सा करना ठीक है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह सही है। ख्याति दुखी होकर कहती है कि सबको अनुपमा ही सही लगती है। वह कहती है जिन बच्चों के लिए उसने अपने सगे बेटे को त्याग दिया वे बच्चे उसके बजाय अनुपमा के हो गए। ऐसे में अगर उसे अनुपमा से नफरत है तो इसमें गलत क्या है। वह रोते हुए कहती है कि सबको लगता है कि वह पागल है लेकिन वह सिर्फ खाली हो गई है। अनुपमा ने उसे अंदर से तोड़ दिया है, उसे शून्य बना दिया है। यह कहकर ख्याति वहाँ से चली जाती है और प्रेम तथा पराग उसे जाते हुए बस देखते रह जाते हैं जैसे कोई तूफान सब कुछ बर्बाद करके गुजर गया हो। और वहीं दूसरी तरफ तोशु वो अपने लालच का नया खेल बुन रहा होता है। कुछ नया प्लान बनाते हुए बोर्ड के सामने बैठा था। तभी पाखी वहां आ जाती है और उसकी योजनाओं पर सवाल उठाती है जिससे ये साफ होता है कि घर में तूफान अभी थमा नहीं है। अनुपमा की लड़ाई अभी भी जारी है, परिवार को जोड़ने की, अन्याय के खिलाफ खड़े होने की और उस रिश्ते को बचाने की जिसे सबने अपनी अपनी सोच से जकड़ रखा है। तोशु बोर्ड पर अपने लालच का हिसाब किताब लिख रहा होता है। उसकी आंखों में भविष्य के सपने झिलमिला रहे होते हैं। तभी पाखी वहां आती है और उससे पूछती है कि ये सब क्या है। तो मुस्कुराते हुए कहता है कि यह मेरे अमीर बनने की स्कीम है। पाखी को यह सब सुनकर झटका लगता है और वह ताना मारती है कि क्या अब तुम सस्ते नशे करने लगे हो। लेकिन तोशु गंभीर होकर बोर्ड की ओर इशारा करता है और अपनी चालाकी दिखाने लगता है। वह बताता है कि कोठारी परिवार की मोटी व अब ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है और जब प्रार्थना माँ बन जाएगी तो घरवाले सारा गुस्सा भूल कर सारी जायदाद बच्चों में बांट देंगे। फिर वह अपनी स्कीम खोलता है। राजा को जो हिस्सा मिलेगा उसका कुछ परी को मिलेगा और प्रार्थना के हिस्से को मालिक अंश होगा। तब हम उनके ज़रिए मालामाल हो जाएंगे। पाखी की आंखों में भी एक चमक सी आ जाती है लेकिन वह हकीकत भी याद दिलाती है कि इसमें अभी कई साल लगेंगे, तब तक तो हम बूढ़े हो जाएंगे। वह कहती है मेरे लिए तो यह डांस कंपटीशन ही काफ़ी है। यह बात तोशु को बुरी लगती है और दोनों के बीच बहस हो जाती है। नाराज़ होकर तोशु बागी को भगा देता है लेकिन खुद अंदर ही अंदर अपनी योजनाओं को लेकर बेहद खुश होता है। उधर दूसरी ओर राही अंश के बचपन की तस्वीरों को निहार रही होती है। उन तस्वीरों को देखते हुए वह अतीत की गलियों में खो जाती है। तभी प्रेम उसके पास आता है और उससे पूछता है कि अगर शादी में जाने का मन है तो खुद को क्यों रोक रही हो। प्रेम उसे याद दिलाता है कि अंश को उसने हमेशा भाई माना है, तो क्या भाई की शादी में बहन नहीं जाएगी। राही दिल की बात बताते हुए कहती है कि वह माँ को दुख नहीं देना चाहती। प्रेम उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमें प्रार्थना की खुशी भी देखनी चाहिए क्योंकि वह उम्मीद कर रही होगी कि उसके मायके वाले उसके साथ होंगे। राही कहती है कि तुम प्रार्थना की खुशी में शामिल हो जाओ और मैं माँ के दुख में शामिल हो जाती हूँ। प्रेम की आंखों में झुंझलाहट होती है और वह कहता है कि तुम्हारे न जाने से माँ का दुख कम नहीं होगा। उनका दुख एक दिन का नहीं बल्कि कई वर्षों का है। लेकिन प्रार्थना की शादी तो एक ही बार होगी। रिश्तों में कभी कभी दो नावों पर सवारी करनी ही पड़ती है। उसी वक्त पराग हाथ में शगुन लेकर आता है और कहता है कि शगुन मायके से जाता है और बेटी की शादी का जोड़ा और शगुन भी मायके से ही जाएगा। वह अपनी ओर से शगुन राही को देने के लिए
कहता है और प्रेम से कहता है कि वह भी साथ चलकर ये जिम्मेदारी निभाए। लेकिन जब प्रेम पराग से कहता है कि वह भी साथ चले तो पराग शांति से जवाब देता है कि मैं सिर्फ एक पिता हूँ, एक पति भी। मैं सिर्फ एक पिता नहीं, एक पति भी हूँ। मैं ख्याति की सोच नहीं बदल सकता, लेकिन उनके पास तो रह सकता हूँ। वह राही को प्यार से कहता है कि यह शगुन तुम लेकर जाओ और प्रार्थना से कहना कि इसमें मेरा प्यार और आशीर्वाद है। यह सुनकर राही भावुक हो गई और प्रेम से गले लगकर अपने दिल का बोझ हल्का करती है। अगली सुबह अनुपमा पूजा की थाली लेकर आ रही होती है। उसके कदमों में स्थिरता है, लेकिन मन में हलचल। अचानक उसका पाँव फिसलता है, वह गिरने वाली होती है। तभी राही उसे थाम लेती है। अनुपमा राही को देखकर हैरान हो जाती है। वर्षों से जिन भावनाओं को उसने दबा कर रखा था वह एक झटके में आंखों में आ जाती हैं। इसी के साथ एपिसोड ख़त्म होता है। अगले एपिसोड की शुरुआत होती है फंक्शन से, जहाँ सब खुशियाँ मना रहे होते हैं। अंश, जो हमेशा शांत और गंभीर रहता था, अचानक मेहंदी के दौरान बोल पड़ता है कि उसकी बहनों के बिना ये खुशी अधूरी है। तभी माही, परी और राही वहाँ आ जाती हैं। तीनों को देखकर अंश की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। अनुपमा, प्रेम और राजा तीनों उनका स्वागत करते हैं, लेकिन तभी राही ठंडे लहजे में कहती है कि वह यहाँ सिर्फ अंश और प्रार्थना के लिए आई है, किसी और के लिए नहीं। उसके इस कटाक्ष से माहौल एकदम सन्नाटा हो जाता है। इसके बाद पाखी राही को एक कोने में ले जाकर भड़काने लगती है। वह कहती है कि देखो कैसे भारती और जसप्रीत अनुपमा के आसपास चक्कर काट रही हैं। लगता है कि जैसे वह उनकी सगी बेटियां हों। वह ताना मारती है कि मम्मी को रिश्तों का रिप्लेसमेंट ढूंढने से ज़्यादा वक्त नहीं लगता। यह सुनकर राही के चेहरे पर जलन और दर्द को दोनों दिखाता है। उसका आत्मसम्मान जाग जाता है और वह अपनी टीम से कहती है कि इस शादी में हम ऐसा स्पेशल डांस करेंगे कि सबको दिखा देंगे कि हम क्या चीज़ हैं। तभी जसप्रीत की आवाज़ आती है तो यह सब सुन रही होती है। वह मुस्कुराते हुए कहती है कि दुनिया से तुम्हारा मतलब हमसे ही है ना। तो मैदान में आओ, हम भी दिखा देंगे कि हम क्या चीज़ हैं। इस टकराव से अनुपमा परेशान हो जाती है। उसकी आंखों में चिंता के बादल मंडराने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि भावनाओं की जंग सिर्फ घर के अंदर नहीं, स्टेज पर भी लड़ी जाएगी। कहानी एक मोड़ पर है जहां भावनाएं, ईर्ष्या, प्यार और वफादारी ये सब एक दूसरे से टकरा रहे हैं। रिश्तों की डोरें एक दूसरे से उलझती जा रही हैं और हर किरदार अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। कहीं पर माँ का खालीपन है, कहीं पर बच्चों की जिद और कहीं पर अपने अस्तित्व को साबित करने की तड़प। यह कहानी सिर्फ एक शादी की नहीं बल्कि उन रिश्तों की है जिनमें समझ और स्वार्थ के बीच लड़ाई लगातार जारी है।